साथियों, देव एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम जो टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो 12वीं क्लास के राजनीतिक विज्ञान के समकालीन विश्व राजनीति के दूसरे लेसन के ये तीसरे टॉपिक पर बात करेंगे हम कि सोवियत संघ के विघटन के कारण क्या थे। साथियों, केवल सोवियत संघ ही विघटित नहीं हुआ था, सोवियत संघ ही नहीं टूटा था, एक विचारधारा पे जो विश्वास था वो टूटा था, जिस विचारधारा के महत्व को कभी नकारा नहीं जा सकता। उसकी उपयोगिता हमेशा रहेगी, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि अमेरिका और पूंजीवादी व्यवस्था वाले देशों में भी ये समाजवादी था, जिसकी वजह से वहां बहुत सारे रिफॉर्म करने पड़े उनको। जैसे काम के घंटे कम कराए गए, मजदूरों को उचित मजदूरी मिलने लगी, उनका बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि बहुत सारी ऐसी सुविधाएं जो श्रमिकों को नहीं मिला करती थी वो मिलने लगी। यहां तक कि बेरोजगारी भत्ता वहां के लोगों को जो काम नहीं कर सकते थे, नहीं करना चाहते थे, और बुजुर्ग लोगों को जिन्होंने काम किया है या नहीं किया है, पेंशन। तो इस तरह के बहुत सारे समाज के कल्याण के लिए उनको काम करने पड़े। तो आइए चलते हैं कि दो ध्रुवता के अंत में ये टॉपिक है सोवियत संघ के विघटन के कारण। साथियों, जैसा कि इस चित्र में दिखाया हुआ है, कितना एजिटेशन हो रहा है यूरोप में, सोवियत संघ में, और ये यूरोप के देश और सोवियत संघ के वो गणराज्य दिख रहे हैं आपको इस चित्र में कि जो 15 के 15 गणराज्य टूटे थे, आजाद हुए थे। क्या कारण थे, आइए उन पर विचार करते हैं। पहला राजनीतिक कारण के बारे में बात करते हैं। सोवियत संघ की अंदरूनी राजनीति और आर्थिक कमजोरी ये मेन कारण था। राजनीतिक कमजोरी क्या थी साथियों? श्रमिक वर्ग के नाम पर सत्ता चलाई जा रही थी। आपको ज्ञात होगा कि जो क्रांति हुई थी सोवियत संघ की, जो सोवियत संघ की क्रांति हुई थी, वो सर्वहारा वर्ग, श्रमिक वर्ग के नाम पर यह कह के कि अब सब कुछ श्रमिक ही चलाएंगे, श्रमिकों की सत्ता होगी, श्रमिक ही मालिक होंगे इस देश के। लेकिन श्रमिक वर्ग अपने आप को ठगा सा महसूस करने लगा था। सर्वहारा वर्ग का किसी भी जगह प्रतिनिधित्व नहीं था। अगर किसी को प्रतिनिधित्व था तो यूनियन का एक ही नेता चुनाव लड़ सकता था, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी का ही कोई व्यक्ति होता था। अर्थात केवल और केवल एक ही शर्त थी, अगर आपको किसी भी सोवियत में जाना है तो आपको कम्युनिस्ट पार्टी का लीडर होना जरूरी था। जरूरी नहीं कि आप मजदूर हों। तो उसकी पहली जो शर्त थी कि आप कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर हैं तभी आप। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी का लीडर कौन होता था? श्रमिकों की जगह राज्य तथा पार्टी को महत्व मिला हुआ था, जबकि क्रांति मार्क्सवाद के सिद्धांतों पर की गई थी, जिसमें राज्य की कोई जगह नहीं थी। साथियों, एक ही पार्टी की जो सत्ता थी वही धुरी थी, विपक्ष का कोई स्थान नहीं था। राजनीति में केवल एक ही पार्टी सत्ता की धुरी थी, विपक्ष का कोई स्थान नहीं था। और पार्टी में भी जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसमें भाई भतीजावाद था,
किसी मजदूर की जगह नहीं होती थी उसमें। मेरा भाई है तो मैं अपने भाई को सोवियत में भेजूंगा, उसका भाई है तो वो अपने भाई को सोवियत में भेजेगा। यहां एक मैंने कटिंग लगाई है, आप इसको देखेंगे कि एक अधिकारी आलू की खेती कैसी हुई है उसके डाटा, उसके आंकड़े इकट्ठे करने के जाता है, इंक्वायरी करने जाता है, तो किसान से पूछता है। ये किताब का ही एक चित्र है साथियों। तो उनसे पूछता है कि कैसे आलू हुए, तो किसान कहता है कि सरकार भगवान की कृपा से आलूओं का पहाड़ लग गया। तो वो आदमी कहता है कि आलूओं का पहाड़ लग गया, लेकिन भगवान तो होता ही नहीं है। तो वो किसान कहता है तो सर आलू का भी पहाड़ नहीं होता है, ये एक छोटी कहानी नहीं है, ये दिखाता है वहां की व्यवस्था में क्या क्या थोड़ा सा क्या मिसिंग था। वो व्यक्ति जो किसान जो पैदा करता था वो भगवान पर भरोसा रखता था, लेकिन यहाँ की जो व्यवस्था थी उसमें भगवान नाम की कोई चीज नहीं मानी जाती थी, आध्यात्मिक नाम की कोई चीज नहीं थी। ये बताता है ये कहानी, ये छोटी सी एक जो घटना दे रखी है वो बहुत बड़ी बात बताती है। यानी किसी को इस लोक और दूसरे लोक का कोई भय ही नहीं था। इसी तरह से और भी हम बातों पर चर्चा करेंगे साथियों, ये राजनीतिक कारण। उसके बाद भ्रष्ट ब्यूरोक्रेसी विघटन का कारण। साथियों वहां की जो ब्यूरोक्रेसी में ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार फैला हुआ था। ब्यूरोक्रेसी में भी भाई भतीजावाद फैला हुआ था। फाइलें होती थी, फाइलों के ऊपर फाइलें होती थी। कोई एक जगह से डेटा आया और वो उसको मैनिपुलेट करके आगे दे दिया, फिर उसने आगे दे दिया। इस तरह से मैनिपुलेट होते होते कोई भी चीज ऊपर से नीचे तक आती थी, नीचे से ऊपर जाती तो उसका रूप बदल जाया करता था। डेटा गलत डेटा भेजकर अपनी लोग नौकरी पूरी करते थे और श्रमिक वर्ग अपने आप को उपेक्षित और असहाय महसूस करने लगा था, क्योंकि उसी के नाम पर यह सत्ता चलाई जा रही थी। भ्रष्टाचार के कारण उत्पादन में कमी हो गई थी और उपभोक्ता वस्तुओं की भी कमी हो गई थी। वहां वस्तुओं के दाम दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे थे। साथियों आर्थिक कारण क्या क्या थे? साथियों औद्योगिक उत्पाद निर्यात मानकों से निम्न स्तर के थे, अर्थात सोवियत संघ जो भी चीजें निर्यात करना चाहता था बना करके, वो चीजें उस स्तर की नहीं थी जो चीजें पश्चिमी यूरोप के और पश्चिमी देशों की जो वस्तुएं थीं उनके ग्राहक तुरंत मिल जाया करते थे, और सोवियत संघ की चीजों के ग्राहक तुरंत नहीं मिला करते थे। उनकी मांग बाजार में इतनी नहीं थी क्योंकि वो उतनी अच्छी गुणवत्ता की नहीं थी। उत्पादकता और प्रौद्योगिकी के मामले में सोवियत संघ पश्चिमी देशों से पीछे रह गया था। साथियों हथियारों पर खर्च कर रहा था। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि हथियारों पर तो खर्च अमेरिका भी कर रहा था, अपने पिछड़कू देशों पर खर्च अमेरिका भी कर रहा था, और सारे के सारे जितने भी चाहे वो अंतरिक्ष यान हो, अंतरिक्ष यात्री हो, पहला जो जानवर हो, माना कि सोवियत संघ ने भेजा और आगे रहा, लेकिन सोवियत संघ जो अन्य चीजें थी उनमें पिछड़ गया। अमेरिका से होड़ उसको भारी पड़ी। साथियों शीत युद्ध का कारण भी ये सोवियत संघ के विघटन का एक कारण बना। कोरिया, वियतनाम, अफगानिस्तान आदि देशों में सैनिक कार्रवाई करी, जिसकी वजह से बहुत सारे उसके सैनिक मारे गए और उसमें बहुत सारा खर्च हुआ, जिसमें सोवियत संघ की अफगानिस्तान में तो बहुत किरकिरी हुई। सारे देशों ने कहा कि इतना बड़ा देश और अफगानिस्तान जैसे एक छोटे से देश को नहीं संभाल पाया और उसको वहां से हटना पड़ा।
साथियों परमाणु हथियारों पर खर्च कर रहा था और अपने जो कम्युनिस्ट देश थे, जो साथी देश थे, उन देशों को चंदा भी दिया करता था। भारत की भी जो कम्युनिस्ट पार्टियां जो थी वो सोवियत संघ से चंदा लिया करती थी, सहायता लिया करती थी। साथियों जो असली जो कारण रहा, ऐसा कहते हैं कि गोरबाचोव अगर नहीं होते तो शायद सोवियत संघ नहीं टूटता। गोरबाचोव की नीतियां भी इसका बहुत बड़ा कारण थी। उन्होंने जो नीति अपनाई, ग्लासनोद अर्थात खुलापन, गिलास का मतलब ही होता है कि ग्लास की तरह ट्रांसपेरेंट, जिसमें प्रेस की आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी, जगह जगह मीटिंग होना शुरू हो गई। ये गोरबाचोव 1985 में वहां के महासचिव बने थे सोवियत संघ के। उनका सोचना था कि ये जो लोहे की दीवार है, जो लोहे का जो पर्दा है, जब हटेगा तो लोगों को सही जानकारी मिलेगी और उससे देश का भला होगा। उसके साथ पेरेस्ट्रोइका, लेकिन उनका ये सोचना ठीक नहीं निकला। पेरेस्ट्रोइका के नाम से भी उन्होंने एक सुधार अपनी अर्थव्यवस्था में, राजनीतिक व्यवस्था में और सामाजिक व्यवस्था में लाए। पेरेस्ट्रोइका का अर्थ होता है पुनर्गठन या पुनर्निर्माण। राजनीति में उन्होंने लोकतंत्र और आर्थिक व्यवस्था को सही करने में पूंजीवाद की तरफ उन्होंने ध्यान दिया, निजीकरण की तरफ ध्यान दिया और सामाजिक व्यवस्था का को ठीक करने के लिए आध्यात्मिक विकास पर जोर दिया, नैतिक विकास पर जोर दिया। साथियों इसके कारण से देश के अंदर और देश के बाहर आवाजें जब उठने लगी, बोलने की आजादी हो गई, तो पहले किसी कोई बोल नहीं सकता था। अब बोलने की आजादी होने के कारण से पूर्वी यूरोप के देश पोलैंड, हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया आदि देशों में सोवियत संघ में आ रहे बदलावों के कारण साम्यवाद का विरोध होने लगा। साम्यवादी सरकारें एक एक करके गिरती गईं। सोवियत संघ ने उसे बचाने का कोई प्रयास नहीं किया। अतीत में वह साम्यवादी सरकारों की रक्षा किया करता था। साथियों में एक टॉपिक इसमें भूल गया हूं, वो बर्लिन की दीवार भी उसी समय 1989 में वो गिर गई, जो प्रतीक थी शीत युद्ध का। पूंजीवादी देश पश्चिमी जर्मनी के साथ थे और साम्यवादी देश पूर्वी जर्मनी के साथ थे। जब पूर्वी जर्मनी और पोलैंड, हंगरी सारे इन लोगों को जब ये मालूम पड़ा कि साम्यवाद ने हमारे देश को कोई फायदा नहीं पहुंचाया है, हमें जो ना बहुत अच्छा कोई लाभ नहीं हुआ है। पश्चिम के देशों को देखो, फ्रांस को देखो, जर्मनी को, पश्चिमी जर्मनी को देखो, इंग्लैंड को देखो, अमेरिका को देखो, स्पेन को देखो, इटली को देखो, इन सभी देशों में बहुत तरक्की हुई है। इसकी वजह से ये सारे साम्यवादी देश धीरे धीरे वहां से साम्यवादी सरकार खत्म होती चली गई और बर्लिन की जो दीवार थी वो भी गिरा दी गई। अब पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी का एकीकरण हो गया था। वो प्रतीक थी शीत युद्ध का, वो खत्म हो गई थी। सोवियत संघ के अंदर जो बाल्टिक गणराज्य थे, लातविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया, आरंभ से ही सोवियत संघ में नहीं रहना चाहते थे। वो से ये सोचते थे कि सोवियत संघ ने हमें बलपूर्वक अपने अधीन कर रखा है, अपना गुलाम बना रखा है, वो उसके साथ नहीं रहना चाहते थे। वहां पर भी आजादी का आंदोलन तेज हो गया। और साथियों उपरोक्त सभी कारणों से पूर्वी यूरोप में साम्यवाद समाप्त हो गया। ये सभी देश नाटो के सदस्य बन गए। वार्सा पैक्ट समाप्त कर दिया गया और सारे जो वार्सा पैक्ट के देश थे उनसे कह दिया गया कि आप अपनी भविष्य का निर्धारण स्वयं करो। रूस, बेलारूस, यूक्रेन ने मिलकर के राष्ट्रकुल बनाया और सोवियत संघ से आजाद हो गए। लिथुआनिया, एस्टोनिया, लातविया नाटो के सदस्य बन गए। उसके बाद 8 गणराज्य तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, अजरबैजान, मालदोवा, किर्गिस्तान, अर्मेनिया, ये सभी देश राष्ट्रकुल के सदस्य बन गए। बाद में जॉर्जिया को भी राष्ट्रकुल का सदस्य बनाया गया। ये जॉर्जिया जो बना 1993 में राष्ट्रकुल का सदस्य बना। राष्ट्रकुल वो एक संगठन था जो कि
सोवियत संघ से निकल करके जितने भी देश बने थे उनको एक राष्ट्रकुल में जो ना के सदस्य बनाए गए थे। ये 12 देश रहे, क्योंकि 3 देश तो उसके नाटो के सदस्य बन गए थे, लिथुआनिया, एस्टोनिया, लातविया, लेकिन जो बाकी के 12 देश बचे थे वो राष्ट्रकुल के देश बने। गोर्बाचोव ने हस्ताक्षर करके सभी नए देशों को मान्यता दी, कहा कि अब आप स्वतंत्र हैं, और 25 दिसंबर 1991 को गोर्बाचोव ने अपना त्यागपत्र दे दिया और सोवियत संघ का पूर्ण रूप से विघटन हो गया। साथियों, आपको मेरी ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना, शेयर करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप शेयर करेंगे तो आप जैसे बहुत सारे छात्रों का भला होगा और वो अपना लाभान्वित होंगे, कुछ उनका भी भला हो जाए, ये सोच करके आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।